नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉइस का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वॉइस और नरेशन ये दो टॉपिक हम करेंगे। यहां पर दोनों ही टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बाद हम ये जानेंगे कि वॉइस का आखिर होता क्या है, वॉइस और बच्चे गलती कहां करते हैं एक तरह से। ये जी गुड इवनिंग जी, राधे राधे, जय हिंद। साउंड ठीक है? साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार। गुड इवनिंग जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वॉइस का मतलब यह है कि जनरली वॉइस यानी कि वाच्य हिंदी की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा वॉइस आखिर है क्या। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि एक जो वर्ब होती है ना, ये एक जो वर्ब होती है, क्रिया जिसको बोलते हैं, ये उसी का एक रूप होता है ये, कि कर्ता के द्वारा, यानी क्यों कैसे, तो जो करने वाला बंदा है उसके द्वारा कोई काम किया जाता हो या कर्ता के ऊपर कोई काम करते हो हम, ये वही कहलाता है वॉइस। ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, ना किसी एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी और ना रटने की आपको नीड है ये। पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक की डेफिनेशन की अगर बात करें तो यूं कह सकते हैं कि जो वॉइस है वो है क्या। मैंने कहा वर्ब का एक वो रूप है, वर्ब का एक वो रूप है, एक वो रूप है जो हमें ये बताता है, जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है, और वो ये बताता है कि कर्ता के द्वारा, यानी करने वाला जो होता है ये, यानी कि कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है, कर्ता द्वारा कोई काम, कोई काम किया जाता है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा, यानी जो करने वाला है एक तरह से ये, उसके द्वारा कोई काम किया जाता है या कर्ता पर कोई काम किया जाता है, या यूं कह सकते हैं, या कर्ता पर कोई काम कोई काम किया जाता है। ये तो डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि टॉपिक को शुरू करें तो कुछ तो लिखें, समझ रहे हैं। ये वैसे आपके काम की नहीं है। ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है कि वॉइस का अर्थ क्या निकलता है, वॉइस का मतलब यही होता है कि वर्ब का ही एक ऐसा रूप होता है जो हमें यह बताता है कि कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है या कर्ता पर कोई काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉइस। उसे ही वॉइस कहते हैं ये। इतनी सी एक बार ये छोटी सी हिंदी लिख लीजिएगा एक बार ये। मैंने कहा किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या चीज है ये। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वॉइस के होते हैं दो रूप, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे वजह जानेंगे ये। उसके बाद हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलता ना कि एग्जाम में ये कहां आता है, कैसे आता है, तब तक क्या मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता स्टूडेंट को ये। अगर किसी स्टूडेंट को ये बोल दे, समझ रहे हैं, ये मैंने कहा, अगर हम किसी स्टूडेंट को ये बोल दे कि जी इस बुक में से 10 क्वेश्चन आने हैं, यकीन मानिए उसका इंटरेस्ट जगने लग जाएगा, उसका इंटरेस्ट जगने लग जाएगा कि हाँ मुझे इसे करना है यार, 10 क्वेश्चन तो आएंगे कम से कम ये। और किसी स्टूडेंट को ऐसे बोलकर देख लो कि भाई पढ़ ले, कोई पता नहीं इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, यकीन मानिए वो अपनी सोच को इतना बदल लेता है कि वो करेगा तो सही उसको, लेकिन क्या, हर 4 दिन में उसके दिमाग में एक ही चीज कीड़ा आएगा, बोले पता नहीं यार क्वेश्चन इसमें से नहीं आया तो, नहीं आया तो। और हकीकत मानिए वो 2 साल 3 साल उस जीके के अंदर, मैं जीके की अगर बात करूं, ये समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये थ्योरी हो सकता है आपके ऊपर भी अप्लाई हो, ये क्योंकि ये हमारे जो अनुभव हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये। अगर मैं एक स्टूडेंट को ये बोल दूं कि जी एक बुक आपके पास ये पड़ी है, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, यकीन मानिए पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगेगा ये और उसको याद कर डालेगा। और एक स्टूडेंट को आप ये बोल दो
बोले भाई मैंने भी पढ़ी है ये बुक, ये पता नहीं आए तो नहीं भी आए जी। मैंने कहा यकीन मानिए वो बच्चा जो है ना उसको याद कभी कर ही नहीं पाएगा ये थ्योरी है, और दिमाग हमारा इसी तरीके से काम करता है। ये तो हम बात करेंगे यहां से वॉइस के दो टाइप, यानी कि एक एक्टिव और एक पैसिव। उसको देखने के बाद सबसे पहले जानेंगे एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है ये, क्योंकि मैंने कहा वो इंपॉर्टेंस जरूरी है ये। वॉइस की अगर बात करें तो मैंने कहा आपने जनरली देखा होगा एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। टॉपिक इतना इजी है कि जिस बंदे को टेंस का सही सही नॉलेज है उसके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल है ये। मैंने कहा एक्टिव वॉइस, और एक अगर हम बात करें तो कौन सा, पैसिव वॉइस। एक कौन सा, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। सारे क्वेश्चन करेंगे। लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं अभी सीजीएल प्री के 21 क्वेश्चन आए हैं ये, वो भी करेंगे। सबसे पहले उन्हीं को ले लेंगे हम ये, और उसके बाद मेंस के लेंगे। मतलब सारे टीसीएस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम आपको इसमें करवा देंगे जी। तो मैंने कहा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। अब सबसे पहले देखो ये लिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ये बच्चा तैयारी करता रहता है, हमने देखा कईयों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब मैसेज को देखकर ही हंसी आती है ये। मैंने कहा यार ये 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, इसको ये पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कितने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये, तो फिर ये तैयारी थोड़ी ना कर रहा है ये तो मजे ले रहा है जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये, वो आपको जानना बेहद जरूरी है ये। और ये मतलब इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं ये। मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको केवल इंग्लिश के अंदर ही ये चीज पता होना चाहिए, आपको इसकी मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपको जीके में भी होनी चाहिए, आपको रीजनिंग में भी होनी चाहिए कि ये टॉपिक मेरे लिए कितना मैटर करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। मैंने कहा अगर मैं बात करता हूं प्री के एग्जाम की, ये किसके, प्री के, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीएचएसएल का हो। मैंने कहा इनमें एक क्वेश्चन आता है जी, यानी 2 नंबर का। कितना, 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आता है ये। अगर हम सीजीएल के मेंस की बात कर ले तो 20 क्वेश्चन आते हैं ये। कितने नंबर के, 20 नंबर के। ये तो वो क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये, कि जी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि अगर आपको ये एक्टिव लगता है तो पैसिव बना दो। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछेगा कि पैसिव में दिया हुआ इसका एक्टिव बना दो। समझ रहे हैं ये कभी कभी तो क्या कहेगा कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आप जानो कि एक्टिव में है कि पैसिव में, आप चेंज करो जैसे ये। और कभी कभी ऐसे आएगा कि ये एक्टिव में लिखा हुआ है इसे पैसिव में करो, और पैसिव में लिखा एक्टिव में लिखो, एक्टिव में करना है ये। गुलशन सिंह 20 नरेशन के क्वेश्चन 20 नहीं आते, 27 क्वेश्चन नॉर्मली आया करते हैं, सीपीओ में 25 आया करते हैं ये। बस यही स्टूडेंट की कमी है कि उसे ये पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है ये। हाँ, एरर के रूप में अब देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो ये, कभी कभी एरर के रूप में पूछ लेता, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता, और कभी 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 सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता है, कभी कभी क्लोज टेस्ट में पूछ लेता है। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनमें मतलब कभी नंबर कटना नहीं चाहिए हमारे ये। तो ऐसे ही आपको हर चीज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए ये। तैयारी करता रहता बंदा, पता है ही नहीं कईयों को, बोले कि जी प्री के अंदर वोकेब के कितने क्वेश्चन आएंगे ये। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको, ये पता ही नहीं है कि कितने नंबर के आएंगे। लगा रहे सारे दिन एरर के, लगा है, पता चला रहे 2 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पता चल रहा है ये जाकर ये। तो तैयारी नहीं, वो मजे लेने वाली चीज होती है दोस्ती। तो मैंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको ये बता दी कि डायरेक्टली इतने क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या है एक्टिव और क्या है पैसिव, क्या है एक्टिव वॉइस और क्या है पैसिव वॉइस। नॉर्मली इसकी जो स्ट्रक्चर हुआ करती है, छोटी छोटी क्लासेस में ये टॉपिक ऐसा है जो सब पढ़कर आए हैं ये। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा अगर हम बात करें एक्टिव की, किसकी, एक्टिव की, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं आपको ये। एक्टिव का मतलब यह है, अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है कि इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है ये। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आया करता है ये। मैंने कहा सीधी सी भाषा में बात करें तो ये एक्टिव की स्ट्रक्चर हुई जी। पैसिव की स्ट्रक्चर में क्या होता है ये, देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा ये। आप एक काम करिएगा, इस एक्टिव से पहले आप एक काम ये कर लीजिएगा कि चलो रहने दो इसको, छोड़ो ये। एक बार हम करते हैं एक्टिव, और मैंने कहा पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होगी। मैंने कहा पैसिव की
स्ट्रक्चर क्या होगी वो भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली छोटे छोटे क्लासेस में हम सब पढ़ते आते हैं, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, बाई लगा देते हैं, इसी तरीके से करते हैं ना हम ये। तो मैंने कहा देखो ये, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देंगे, मैंने कहा ये क्या करोगे, इसको यहां उठा दो, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर वर्ब की, मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं ये। फिर हम ऐसे लगा देते हैं एक बाई प्रेपोजिशन, और उसके बाद इस सब्जेक्ट का यहां आ जाता है ऑब्जेक्टिव रूप। किसका, इस सब्जेक्ट का यहां ऑब्जेक्टिव रूप, क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है, यहां सब्जेक्ट का कर जाता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। छोटे छोटे क्लासेस में इतना तो सबने ही पढ़ा है, ये कोई खास चीज यहां तक नहीं है। तो मैंने कहा ये हुई पैसिव की स्ट्रक्चर। लेकिन मेरा क्या मानना है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, तो मैंने कहा मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलता हूं, तो मेरा क्या मानना है कि पैसिव का मतलब ही क्या है। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पैसिव का मतलब ही क्या है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, 20 जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन, जिस बंदे को इतना सा ये पता है कि पैसिव का मतलब ही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यकीन मानिए वो इजीली 10-12 क्वेश्चन को ऐसे ही क्लिक कर देगा। अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारे से तो होता ही नहीं। मैंने कहा होगा ये। मैंने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। अब बोली ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या चीज है ये। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे, मैंने कहा आप मुझे ये बताएंगे कि बी का मतलब क्या है। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, यही होता है। बी का मतलब क्या होता है, यानी कि इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, बोलेगी वॉज या वर। ठीक है। मैंने कहा वॉज या वर। मैंने कहा थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोलेगी जी बीन। क्या होती है, बीन। क्या इसका आईएनजी फॉर्म बनता है, क्या इसका आईएनजी फॉर्म बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या बनेगा, बीइंग बनेगा। क्या बनेगा, बीइंग बनेगा। अगर आप कहीं पर भी क्या बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, ये बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, ये वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक बेसिक फॉर्मूला है ये। मैंने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्यतया मतलब एक तरह से क्या, पैसिव कहलाता है। सामान्यतया पैसिव कहलाता है। इतना पता होने से पता फायदा क्या होगा, एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना ये, तो उनमें स्टूडेंट ऐसे टिक कर लेगा। और आप खुद करेंगे। इसी लेटेस्ट जो सीजीएल प्री के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं सारे आपके स्क्रीन के ऊपर डालूंगा, 21 क्वेश्चन। और आप खुद कहेंगे वाकई में चीजें बड़ी आसान है, अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये। तो बेसिक जो फॉर्मूला है इसका वो कौन सा हुआ, ये हुआ जी एक तरह से ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा आप, ही यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार। तो वॉइस का मतलब क्या हुआ कि इसके दो पार्ट, एक एक्टिव और एक कौन सा, पैसिव। और पैसिव का मैंने बताया एक छोटी सी चीज हमें थोड़ी सी इतनी याद रह जाएगी, तो इससे फायदा बहुत होगा आपको, ये कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके बेसिक जो नियम है, एक तरह से ये कुछ बेसिक रूल है। रटने वाली चीज खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें जान लेना चाहिए। और वो क्या जान लेना चाहिए, मैंने कहा इसका बेसिक रूल्स क्या है ये, वो आप लिखिएगा एक बार नंबर ए पर, कि जैसा भाव एक्टिव में है, समझिएगा फिर कह रहा हूं ये,
आप रटिएगा मत चीजों को, ये क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा। ये मैंने कहा कि जैसा भाव एक्टिव, क्योंकि पता है ये चीज क्यों लिखा रहा हूं मैं ये, और ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब सेंटे सॉरी इसके नरेशन के और वॉइस के क्वेश्चन जब एक साथ करते हैं ना ये, तो कहीं तो वॉइस के रूल उसमें डाल देते हैं, नरेशन के इधर लगा देते हैं ये, तो वो चीज आपके साथ दिक्कत नहीं होगी ये। इस पॉइंट से ये कि जैसा भाव एक्टिव वॉइस में है, जैसा भाव एक्टिव वॉइस में है, वैसा भाव वैसा भाव पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि यार मैं नरेशन के रूल इसमें डाल देता हूं और वॉइस के उसमें डाल देता हूं। ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन से क्या समझा आप, मैं बता देता हूं। ये इसका मतलब ये है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो आपका मतलब एक्टिव में ही है, तो पैसिव में भी वैसा ही होना चाहिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होना चाहिए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही होगा। कोई रिक्वेस्ट का भाव है तो पैसिव में भी रिक्वेस्ट का भाव आना चाहिए, एक्टिव में कोई आदेश का भाव है तो पैसिव में भी आदेश का भाव ही आना चाहिए। इसका कहने का जो मतलब है ना ये, वो इस लाइन का ये है कि जैसा भाव आपका एक्टिव में है, वैसा का वैसा भाव आपका पैसिव वॉइस में होना जरूरी है। इसका मीनिंग जो है ना ये, वो ये निकल रहा है। दूसरा यूं कह सकते हैं, अगर आपका एक्टिव में भाव ऐसा आ रहा है कि कोई काम जारी है, तो इसका मतलब यह है कि पैसिव में भी वैसा ही आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये मैंने कहा एक्टिव में अगर आपका भाव कैसा है, कोई काम जारी है, तो आपका पैसिव में भी वैसा ही आना चाहिए भाव कि वो जारी रहे। तो मैंने कहा ये चीजें फिर आपको रटने की नीड नहीं होगी, ये इस लाइन से आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, श्याम राइट्स एन ऐसे। मेरे पास में एक सेंटेंस ये लिखा गया था, और एक सेंटेंस में और लिख लेता हूं ये, और फिर हम इन चीज को समझते हैं कि एक्चुअली लाइन क्या कहना चाह रही है। एक सेंटेंस लिखा है, श्याम इज राइटिंग एन ऐसे। आपके पास में ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, फिलहाल ये किसमें है, एक्टिव में है कि पैसिव में है? आपको जो लगे आप वो बता सकते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि पहला एक्टिव में है तो आप एक्टिव बता सकते हैं, दूसरा पैसिव लगे तो पैसिव बता सकते हैं, या पहला पैसिव में लगे दूसरा एक्टिव में लगे तो आप ऐसा बता सकते हैं। ये इनमें से एक सेंटेंस एक्टिव में है और एक पैसिव में है। देखना यह है कि आप में से कौन बता पाता है सही तरीके से। बताइए जी। सारे क्या कह रहे हैं, एक्टिव में है, कोई पैसिव में कोई भी नहीं है। दोनों में से देख लो, एक होगा शायद, मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा, दोनों ही एक्टिव में है क्या? फिर तो सही है जी, फिर सही है। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, एक्टिव फॉर्म में है जी। मेरे भाई गुलशन, तेरे को पहला पैसिव कैसे नजर आ गया? यही तो कमी है आपके अंदर। ये आप में जो कमी है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। एग्जाम में जाकर वो प्रेशर झेल नहीं पाते ये, तो वो यहां जाकर यहां से पता चल रहा है दोस्ती। ये मतलब अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला कुछ ही कहे नहीं कि जी मुझे मुझे तो यही पता है कि जी यही होगा। आप कभी कभी देखते नहीं, कई इंटरव्यू आते हैं आईएएस के, आईपीएस के, वो कहते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या है, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बोले कि जी ये घटना है, दिल्ली में हुई थी ये। हाँ,
कि ये घटना है और दिल्ली में हुई थी। क्या आपको पता है कि एक्चुअली वो घटना हुई नहीं है? बंदा सामने वाला क्या है, अब आप वहां होते तो आप क्या बोल देते? बोले हाँ हुई तो थी, जबकि वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। जब आपको नहीं पता तो नहीं पता, बस ये सीधा ये बोलना है, और पता है तो ये पता है, जो डंके की चोट पर पता है ये। समझ रहे? ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ये चीजें पढ़ने पढ़ने से मतलब नहीं निकलेंगे ये। दोनों सेंटेंस एक्टिव में है। बोले कि ऐसा कैसे? अरे मैंने ये चीज ऐसे फालतू में थोड़ी लिखाई है आपको ये। मैंने अभी आपको ये जो चीज लिखाई है, क्या ये फालतू में लिखाई है मैंने? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, मैंने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं तो कुछ ही बोलूं उससे मतलब नहीं है, आपको अपना आंसर देना है ये। मैंने कहा क्या यहां बी की कोई बी है क्या? कोई नहीं है यहां। यहां है बी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसका मतलब ये एक्टिव में है जी। ये किस में है? एक्टिव के अंदर ही है ये। जो डेफिनेशन हमने लिखी कि कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है या कर्ता पर कोई काम किया जाता है, ये समझ रहे हैं? ये जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, यहां काम हो किसके द्वारा? शाम के द्वारा हो रहा है। ये एक्टिव में था ये। अब देखो इसको जब पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ये? हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसका ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं सबसे पहले। ये हमने उठा दिया एन ऐसे, ठीक है। अब फिर मैंने बोला कि जी हेल्पिंग ऑफ आएगी, तो हेल्पिंग ऑफ कहां पर है? आप बोले कि लगाएं कौन सी? ये भी एक बड़ी बीमारी है। फिलहाल तो मैं लगा देता हूं, मुझे जैसा पता है वैसे मैं लगा लेता हूं। इज रिटर्न, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न, ठीक है। और बाई किसके द्वारा? शाम के द्वारा। देखो दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है क्या? दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है समझिएगा। शाम एक निबंध लिखता है और एक निबंध शाम के द्वारा लिखा जाता है। मैंने कहा किसके द्वारा? शाम के द्वारा लिखा जाता है ये। यहां पर कर्ता खुद काम कर रहा है, यहां कर्ता पर काम किया जा रहा है ये जो डेफिनेशन होती है ना वॉइस की, वो यही कहलाती है ये। तो मैंने कहा मैंने क्या लिखा यहां पर? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहां से आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है कहीं पर? जो मैंने यहां लिखा है ना वो ये। फिर दूसरा ये भी आपको देखना है, क्या मैंने जो ये लिखा था वो चीज यहां पर आ रहा है कि ये? क्योंकि ये दो चीजें ही आपको बहुत फायदा कर देगी पूरे वॉइस के टॉपिक में ये। हो सकता है शुरुआत में आप में से कईयों को आता हो तो उसे ऐसे लग रहा है कि आता है, छोड़ यार ये। जब एंड में जब क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप देखेंगे वाकई में चीजें आसान है और ऐसे किया जा सकता था ये। मैंने कहा श्याम इज राइटिंग एन ऐसे। मैं एक बार इसका भी बना लेता हूं, एन ऐसे। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, इसके मैं दो ऑप्शन बनाऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सही है। मैं इसके दो बना देता हूं, एक नंबर का ये, एन ऐसे इज रिटन बाय शाह। मैंने एक तो लिखा ये, मैं एक और बना देता हूं इसका, फिर आप मुझे बताएंगे कि सही कौन सा है। एन ऐसे इज इन दोनों में से कोई एक सही है। आप मुझे बताइए कौन सा सही है, रीजन क्या है ये बताएंगे आप ये। तो इसका मतलब ये होगा कि आप चीजें समझ पा रहे हैं और टॉपिक हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इनमें से कोई एक सही है। मैंने कहा एक सही है। इन इस इसका इसका बना रहा हूं, ध्यान रखना, ये उसका नहीं बनाया मैंने, ये इसका बनाया है ये। या तो एक नंबर या दो नंबर, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सही हो इनमें से। वो आपको देखना है कौन सा। बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। सही कौन सा है? सेकंड वाला सही है। बोले कि जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने अभी आपसे एक चीज बोली कि जैसा भाव एक्टिव में है वैसा का वैसा भाव। मैंने कहा जैसा भाव एक्टिव में है
वैसा का वैसा भाव पैसिव में होना चाहिए। ये मैंने कहा एक्टिव में क्या कह रहा है कि श्याम एक पत्र लिख रहा है। मैंने कहा श्याम एक पत्र लिख रहा है। अगर आप इसका ये बनाएंगे तो देखो क्या मीनिंग निकलता है ये। मैंने कहा, अभी मैंने क्या बोला कि श्याम एक पत्र लिख रहा है, और मैं सेंटेंस अब ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि एक निबंध की बात करें, एक निबंध श्याम के द्वारा लिखा जाता है। तो देखो जी, इसमें तो कॉन्टिन्यूस का सेंस आ रहा था, यहां कोई कॉन्टिन्यूस का सेंस नहीं आ रहा है। ये इसका मतलब ये गलत है। क्या इसका सेंस आ रहा? बिल्कुल आ रहा। देखिएगा, एक निबंध श्याम के द्वारा लिखा जा रहा है। कॉन्टिन्यूस का सेंस आया? बिल्कुल आया जी। ये तो कॉन्टिन्यूस का सेंस है। और कैसे आया? हमने लगा दिया यहां पर क्या? बीइंग। इसी की वजह से तो आया ये। मैंने कहा किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया ये। इसका मतलब यह है, क्या हम जो डेफिनेशन बना रहे थे कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यहां अप्लाई हुआ? बिल्कुल हुआ है। कहां? ये रहा। बी की फॉर्म है, और रिटर्न यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्मेट, इससे फायदा आपको बहुत जगह होगा ऑप्शन कट करने के अंदर। ये अब मैं चलूंगा आगे, और मैंने कहा ये तो एक छोटी सी चीज हुई जो मतलब जानना आपको जरूरी था। ये अब हम बात करेंगे दोस्त, सबसे पहले कि इसके बेसिक नियम क्या हैं। तो बेसिक रूल कुछ ऐसे होते हैं इसके कि सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा प्रोनाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल है इसके, वो हमें याद होना बेहद जरूरी है। प्रोनाउन से रिलेटेड ये। अब प्रोनाउन बोले कि क्या? प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो शब्दों का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये इसमें क्या होगा, प्रोनाउन वैसे है काफी लंबा चैप्टर, लेकिन फिलहाल हम हल्का फुल्का यहां नॉलेज ले रहे हैं जो एवरेज हर स्टूडेंट को पता होगा ये। और वो कैसे? सब्जेक्टिव केस, और यहां है ऑब्जेक्टिव केस। और यहां जो मैं साइन लगा रहा हूं, उस साइन के ऊपर गौर करिएगा। ये बहुत काम की चीज है। और देखिए, मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से आई और वी। ये मान लीजिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। तो जब हम इनको बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में जब बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? मैंने कहा आई का क्या बन जाएगा? आई का बन जाएगा मी। और मैंने कहा कि वी का क्या बन जाएगा? वी का बन जाएगा जी, सीधी सी भाषा में बात करें तो अस। पता है ये लाइन जो दो मैंने लिखी है, बोले कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैंने कहा जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये आई का मी बन जाएगा। फिर बोले कि आपने ऐसा एरो क्यों लगा दिया? मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट की जगह मी होता, तो मैं क्या करूंगा? उसे सब्जेक्ट बनाते समय आई कर दूंगा। इसीलिए मैंने इस एरो का यहां यूज किया है। ये अब हम बात करेंगे यहां पर सेकंड पर्सन की। ये होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, कैसे चीज होती है, ये सारी चर्चाएं प्रोनाउन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जी। मैंने कहा ये हुआ फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं यहां से सेकंड पर्सन की। सेकंड में कौन सा आता है? यू। और मैंने कहा यू का ऑब्जेक्टिव जो केस है, मैंने कहा यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहां से थर्ड पर्सन की। ये कौन सा है? सेकंड। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, और इट। ही का तो क्या हो जाएगा जी? ही का तो हो जाएगा हिम,
और सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, और इट का इट। ये होगा प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज, ये थर्ड पर्सन कहलाएगा। यहां तक करिएगा नोट एक बार। तो इसके जो बेसिक रूल है आज के क्लास में सारे हम ये समझ लेंगे, और फिर इसके जो छोटे मोटे जो पॉइंट है वो हम सारे करेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए वो सारे हम कर लेंगे जी। तो प्रोनाउन से संबंधित जो चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि आई का मी और मी का आई, वी का अस का वी, यू का यू, ही का हिम और हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम, इट का इट। अभी दिमाग में अगर कोई कीड़ा आ रहा हो ना, अरे नहीं सर दे का देम नहीं होता, तो मतलब ना अभी दिमाग में कीड़ा ही है। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक रूल और ये देखो, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, दो काम तो हमने कर लिए। मैंने कहा कितने, दो काम तो हमने कर लिए। लेकिन पता है एग्जाम में क्या करता है, जब 20 क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है ना ये, मैंने कहा कितने, जब 20 क्वेश्चन, जब 20 क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा रखता है जो थोड़ा सा अटपटा टाइप का हो। ये अब बोले कि वो कैसे, हमने एक चीज यहां ये देखी थी कि देखिएगा, कहां गया वो, ये रहा। हमने क्या किया, ये अगर मान लो ये मी होता है, इसको सब्जेक्ट के रूप में यहां बनाता तो क्या आता, बताइए। अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास में एक्टिव के अंदर अगर मी है और मुझे इसे सब्जेक्ट के रूप में बनाना होता तो यहां क्या आता, और मान लीजिए यहां सब्जेक्ट के रूप में मेरे पास में ही है तो यहां क्या आता, बताइए जी। ये मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये एक नंबर है, आपको ऐसे एक नंबर बताना है कि यहां क्या आएगा, और ये ही है तो यहां दो नंबर है, इस जगह क्या आएगा, बताइए। ये पॉइंट आपके पास में, और आपको ये बताना है कि इसमें एक नंबर में क्या आएगा और इसमें क्या आएगा जी, बताइए। बड़ा सेंटेंस कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो समस्या ये है ना कि आप अ, अंदर घुस जाते होंगे ज्यादा रोल में, ये जबकि घुसने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। एक में क्या हो जाएगा, मी का तो आई हो जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यही होगा ना ये, तो जो चेंजेस होने हैं ना वो ऐसे चेंजेस होने हैं ये। अब चले हम आगे, और लिखिएगा आप कौन सा पॉइंट, तीस, दूसरा पॉइंट, पहला प्रोनाउन वाला हो गया, ठीक है ये। अब लिखिएगा, निम्न वर्ब को, निम्न वर्ब को, ये काम का पॉइंट है, ध्यान रखना, ये निम्न वर्ब को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस को एवी लिख रहा हूं और पैसिव वॉइस को पीवी लिख रहा हूं। ये मैंने कहा पैसिव वॉइस में बदला जाता है, बदला जाता है, तो बाई की जगह, जो अभी हम बाई लगा रहे थे ना एक प्रेपोजिशन, ये इस बाई जाता है, तो बाई प्रेपोजिशन की जगह जगह निम्न प्रेपोजिशन का यूज निम्न
प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। मतलब वहां क्या करेंगे हम, बाई का यूज ना करके और हम किसी और प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको स्टूडेंट जनरली एग्जाम में जाते समय करते समय गलती करता ही करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में घुसा रहता बाई 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 बाई। तो मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनके साथ में हम कुछ प्रेपोजिशन है उनका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई वर्ब है हमारे पास में, नो वर्ब है। नो का मतलब होता है जानना। अब बोले कि पैसिव में जब बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाते हैं? अभी मैंने बताया था आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा थर्ड फॉर्म मतलब कि नॉन, थर्ड फॉर्म मतलब कि नॉन। तो मैंने कहा उस नॉन के साथ आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, नॉन टू। और यहां होना चाहिए पर्सन, कोई व्यक्ति की बात होनी चाहिए, किसी पर्सन की बात होनी चाहिए। यह भी लिख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ में हम लगाते हैं इन। तीसरा है कंटेंट। इसके साथ आएगा इन। एक इन आता है, वो भी एग्जाम में दो तीन बार आ चुका है, और वो है एनगल्ड। इसके साथ आता है इन। एनगल्ड का मतलब होता है घिर जाना। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा आप। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है घिरने के सेंस में, यानी कि घिर जाना। जैसे कि कहीं किसी बिल्डिंग को आग लगी और उस आग ने क्या किया, बिल्डिंग को पूरी तरीके से घेर लिया एक तरह से। ये चार पॉइंट लिखिएगा। नॉन के साथ क्या लगाएंगे आप, बाई की जगह टू लगाएंगे। कंटेंट के साथ में आप इन लगाएंगे। इंटरेस्टेड के साथ आप इन लगाएंगे। एंड गर्व्ड के साथ में आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। उसके बाद फिर आप लिखिएगा, जो पहले इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं को हम लिख रहे हैं ये। उसके बाद लिखिएगा 5 नंबर पर आप सरप्राइज्ड। अस्टोनिश्ड। अस्टोनिश्ड और अमेज्ड, स्टार्टल्ड। ये सारी एग्जाम में पूछी हुई है ये। मैंने कहा इनके साथ किसका यूज करेंगे आप इनके साथ यूज करेंगे एट प्रेपोजिशन का। किसका करेंगे, नॉर्मली एट प्रेपोजिशन। ये अभी आप लिखते जाइएगा, रटिएगा मत किसी चीज को, कहीं आप यहीं से मतलब स्टार्ट कर दे रटना ही है। दोनों ही होते हैं उसमें, एस भी होता है और जेड भी होता है जी।
लिख लिए? सारे लिख लिए क्या? तो बाई की जगह हम किन का यूज करेंगे? इन वर्ब के साथ इन्हीं प्रेपोजिशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा आगे वाला पॉइंट। 8 हो गए ना ये, कुछ और लिख लेते हैं। लिखिएगा सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्रैम्ड, ये भी आया हुआ है। फिल्ड, ये भी पूछा हुआ है। प्लीज्ड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जो भी आए हुए हैं ना वो सारे हम ले रहे हैं पहले। ये प्लीज्ड आया हुआ है, क्रैम्ड आया हुआ है, एक और आया हुआ है थ्रोंग्ड। इन सब के साथ में हम बाई की जगह किनका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। इन सब के साथ किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। देखिए, ठीक है। सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड सब जानते हैं, फिल्ड आप सब जानते हैं, प्लीज्ड आप जानते हैं, थ्रोंग्ड और क्रेम। क्रेम का मतलब क्या निकलता है? क्रेम यानी होता है भरा हुआ या ठूसा हुआ, एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? भरा हुआ कह सकते हैं या ठूसा हुआ। और थ्रोंग जो वर्ड आता है वो भीड़ के सेंस में आता है नॉर्मली। थ्रोंग का अर्थ क्या निकलता है? भीड़ के सेंस में। ये तो ये लिखिएगा, ये वो वर्ब है जिनके साथ हम विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? एम बडीड के साथ कौन सा आएगा? एम बडी यानी सम्मिलित होना। सम्मिलित होना यानी कि किस चीज में समावेश होना। समावेश होना अगर आप लिखना चाहें ये एम्बडी वाला, तो यहां लिख लो जी। ये एम्बडी वाला इधर लिख दो, इस सीरीज में एम्बडी के साथ इन ही चलता है ये। एम्बडीड, इनका मतलब होता है सम्मिलित होना या समावेश होने के सेंस में। ये जो पीछे वाली सीरीज लिखी थे ना, इन वाली है, वही लिख देना इसको। एम्बडीड, इसके साथ में कौन सा यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं ये। क्या कह रहे हैं? सिर्फ पैसिव में ही यूज होगा क्या? मतलब पैसिव बनेगा तभी तो यूज होगा। अच्छा, ये नोट ये करना था ना आपको। हाँ, ये नोट करिएगा एक बार पहले। जिस सीरीज में लिखा रहा हूं उसी सीरीज में याद करना, तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये। फिर उसके बाद लिखिएगा आप वैक्स्ड और एनॉयड, ये दोनों भी एग्जाम में आ चुके हैं। ये इन दोनों के साथ में हम विद भी लगाते हैं और एट भी लगाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अगर पर्सन की बात होगी, यहां कोई पर्सन होगा, तो हम लगाएंगे यहां क्या? विद
एट लगाते हैं हम समथिंग के लिए, जब पर्सन की बात नहीं होगी तब। एनोइड विद पर्सन, वैक्स्ड विद पर्सन, एनोइड एट समथिंग, वैक्स्ड एट समथिंग। ये 2 पॉइंट और है। अब इसके अलावा आपको इसमें कोई खास चीज रटने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ बेसिक चीजें थी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने ये जाना कि जो बाई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं हम, ये उनके अलावा भी क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसे होती है जिनके साथ हम बाई का यूज ना करके एक तरह से किसी और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये तो वो प्रेपोजिशन हमने यहां देखा अभी। ये जैसे कि नोन के साथ हम टू लगा रहे थे, इंटरेस्टेड के साथ इन लगा रहे थे, डेकोरेटेड के साथ में विद लगा रहे थे। वैक्स्ड का मतलब होता परेशान, खींचना, चिड़ होना, इस सेंस में ये वैक्स का मतलब वैक्स से बना है ये। वैक्स, वैक्सेशन, वैक्स्ड, वैक्सिंग, ये कई ऐसे वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए भी हैं साइनो एंटो के रूप में। ये विद आएगा पर्सन के लिए और एट आएगा समथिंग के लिए। ठीक है, अब चलेंगे चलेंगे थोड़ा सा आगे और पॉइंट समझते हैं। पहला टाइप 1 लिखिएगा। अब पैसे एक्टिव से पैसिव बनाने का सारा जो सिस्टम है वो हम सीखेंगे। और टाइप ए में लिखिएगा टेंस से रिलेटेड। टेंस से रिलेटेड। अब देखो यहां भी आप में से कई रटेंगे, लेकिन मैं कहता हूं मत रटना, जरूरत ही नहीं कहीं रटने की चीजों को। ये कैसे देखिएगा, अभी आप खुद ये कहेंगे कि जी यहां पर ऐसा ऐसा यूज होना चाहिए। देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब नोट मत करना, जब मैं कहूं तब करना। टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम चर्चा कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। मैंने कहा किसकी कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये तो मैंने कहा इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर जो है वो सबको पता है कि कैसे होती है, और आप ये पहचान भी लेंगे ये, क्योंकि क्या आता है इसमें, डू या डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या टीएस। नॉर्मली जो पहचान होती है वो इसकी ये हुआ करती है। तो मेरे हिसाब से सारे आप में से ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि नहीं है। हम एक काम करते हैं, आप में से मतलब आप जब आंसर बताएं तो बताइएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनमें से बनेगा कौन सा। तो हम एक बार देखते हैं, देखिए कैसे बनती है चीजें ये, ताकि मैं ये चाहता हूं कि टेंस की बीमारी सारी खत्म हो जाए यहीं पर। ये अभी हमने एक सेंटेंस जो लिखा था उसी सेंटेंस को अगर मैं दोबारा लिखता हूं, मैंने लिखा सी राइट्स ए लेटर। आप नोट मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब मैं ऐसा बोलूं नोट मत करिएगा, तो उस टाइम रुक जाइएगा, समझिएगा पहले ये। सी राइट्स ए लेटर, मैं ऑप्शन कर देता हूं यहां, और फिर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इनमें से इसका सही पैसिव कौन सा है। मैंने पहला लिखा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। मैं दूसरा बना देता हूं इसका, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। सी पॉइंट मैंने बनाया इसका, अ लेटर इज रॉट बाय हर, और डी पॉइंट हमने ये बनाया, अ लेटर इज
बाई हर। आप में से क्या लगता है कि इसका पैसिव क्या बनना चाहिए? अगर आप ये समझ गए तो मतलब ये है कि मेरा आपने काम आसान कर दिया, मतलब कि टेंस से रिलेटेड सारी बीमारी आप पता कर लेंगे कि कैसे बनेगा। बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास में यही चार ऑप्शन आ जाते हैं, क्या बनाते हैं? मैंने तो अभी तक आपको मैंने कहा, मैंने तो अभी तक आपको रूल कोई नहीं बताया, लेकिन मैंने दो चीज आपको ऐसे बताई है जिसके दम पर आप आंसर दे सकते हैं। ये मैंने कहा केवल दो चीजें मैंने आपको ऐसे बता दी जिसके दम पर आप आंसर दे सकते हैं। ये बताइए, आपको यह बताना है कि इसका पैसिव क्या बनेगा इन चार में से। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। कौन सा बनेगा? आप सारे क्या कह रहे हैं कि डी बनेगा। देखो बाकी क्यों नहीं बन सकते ये, इसका मीनिंग क्या निकल रहा अभी कि वह एक पत्थर लिखती है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वह एक पत्थर लिखती है। कोई कॉन्टिन्यूस नहीं है यहां। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या इसमें कॉन्टिन्यूस का भाव है? बिल्कुल है। इसको हटा दो सबसे पहले। ये तो हुआ हमारा गलत। ठीक है, अब चलते हैं बाकी तीन पर। एक पत्थर उसके द्वारा लिखा गया है। मेरे भाई ऐसा तो कोई भाव ही नहीं है। ऐसा तो कोई भाव ही नहीं है कि कोई काम कंप्लीट हो गया इस तरीके से। ये मैंने कहा ये भाव नहीं है तो इसको हटाओ। आ लेटर इज, मैंने कहा इस इज के बाद में, अच्छा पैसिव का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यहां ऐसा है? नहीं है, तो ये वैसे कट हो गया। अब बचा कौन सा हमारे पास? ओनली और ओनली डी ऑप्शन। ये जो क्या कहना चाह रहा देखिएगा, ये कि एक पत्थर उसके द्वारा लिखा जाता है। ये मैंने कहा क्या यहां बी है? बिल्कुल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। बाई प्लस वो अपनी जगह आ ही रहा है। ये तो मैंने कहा इसका मतलब ये पोर्शन सही है। तो आपने सबने आंसर तो दे दिए, लेकिन मैं आपके आंसर से शायद, मैं मतलब मेरा ये मानना है कि आप एक चीज समझे होंगे, और वो क्या समझे होंगे कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखिएगा अभी मैं केवल बोल रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने कहा कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आएगा तो उसके लिए पैसिव में हेल्पिंग ऑफ कौन से यूज करेंगे? बताइए। मैंने कहा अगर आप समझे होंगे इस चीज को तो बता देंगे इजीली। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये, तो आप उसका जब पैसिव बनाएंगे तो वहां हेल्पिंग को कौन सी यूज करेंगे? बताइए। कौन सी हेल्पिंग को यूज करेंगे आप पैसिव बनाते समय? ये क्योंकि हमने कहा था ना कि हेल्पिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव में ऐसा लगाते हैं। ये तो कौन सी यूज करेंगे आप? ये आपको बताना है। ये बिल्कुल सही है। कौन सी यूज करेंगे? इज, एम, आर, यही करेंगे। यही तो करेंगे। अभी आपने तो कहा कि जी आंसर ये होना है। ये ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, मान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस आपके पास में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल का, गौर से सुनिएगा फिर। ये आ गया समझ में? इसका मतलब टेंस से रिलेटेड सारी बीमारी खत्म है। ये और मैंने कहा 20 में से लगभग 8-10 क्वेश्चन नॉर्मली मेंस के अंदर टेंस से रिलेटेड आते ही हैं। ये मैंने कहा, अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है तो उसका पैसिव बनाते समय हेल्पिंग को क्या यूज करेंगे? बताइए। मैंने कहा उस कंडीशन में आप हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे अगर आपको पास्ट सिंपल का दिखाई दे रहा है तो? ये बिल्कुल सही है। किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब का। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप यहां तक ये चीज समझे हैं तो मेरे हिसाब से मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल देता हूं कि जब आपको सिंपल टेंस का, सिंपल मतलब कि चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो,
अगर इनका आपको कोई भी सेंटेंस एक्टिव में दिखाई दे तो आप पैसिव वॉइस फिर सुन लीजिएगा। मैंने कहा रटने की चीज नहीं है, आप खुद कह रहे हैं हम रूल उसी के अकॉर्डिंग बनाते चलेंगे। ये मैंने कहा अगर आपको कोई भी सेंटेंस सिंपल टेंस का मतलब चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, आप मुझे ये बताइए कि उनका पैसिव बनाते समय कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, बताइए। मैंने कहा उनका पैसिव बनाते समय आप कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। सिंपल टेंस तीन बता दिए मैंने आपको, मान लीजिए तीन है। अभी आप ये आंसर दे रहे हैं, उसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल देता हूं। अब ये कि मान लीजिए मैंने ऐसे कहा, हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब नहीं। देखो बस यही तो दिमाग है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं आप ये। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कोई भी सेंटेंस आपके पास में अगर मान लीजिए वो चाहे प्रेजेंट सिंपल में हो, चाहे वो पास्ट सिंपल में हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल में हो, और वो एक्टिव में आपको दिया हुआ है, उसका पैसिव बनाते समय कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे आप। ये अगर आप इस पॉइंट को समझे होंगे तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को। ये बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है जी। अभी आपने ये कहा कि जब मैंने बोला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो आप हेल्पिंग वर्ब उठा रहे हैं इज एम आर। कौन से टेंस की इज एम आर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। फिर मैंने ये पूछा आपसे कि जी पास्ट सिंपल का दिखाई दे, कौन सी उठाएंगे? आपने कहा जी वाजवर उठाएंगे। अरे वाजवर किसकी होती है? किसकी होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है, उसी की तो होती ही है। ठीक है। फिर मैंने ये पूछा कि जी अब फ्यूचर सिंपल, तो यहां से दिमाग दौड़ा, बोले कि क्या फ्यूचर सिंपल में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कहा उसका आप जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो आप कौन से टेंस के उठाएंगे? जिस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के उठा रहे हैं, पास्ट सिंपल के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस के उठा रहे हैं, उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठा देंगे। ये अर्थ यही तो निकला। यहां तक क्लियर है दिमाग में? मैंने कहा रटने की चीज नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रूल बनाते चलेंगे और चीजें बहुत आसान है। वो इसका टॉपिक आसान भी है समझने वाले के लिए। ये बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हो रही कि चल कैसे रहा है मामला, ये कि किसकी हेल्पिंग को कहां उठानी है। ये बिल्कुल सही है। किसके उठाएंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस की उठाएंगे। ये किसके उठाएंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस की। ये सब कुछ क्लियर है। अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास जो है वो हम मॉर्निंग में लेंगे जी, कल कल की ये। बाकी फिर मंडे से वही नाइट के अंदर ये। तो मॉर्निंग में ये जो क्लास में लूंगा, इसको मैं करूंगा जी 7 बजे। कल की ओनली है, बाकी जो टाइमिंग हमारा इवनिंग का वही रहना है ये। तो हम चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लासेस चल रही है तो बीच में दिक्कत ना हो ये जी। तो मैंने कहा कल के लिए केवल मॉर्निंग में करेंगे इस क्लास को हम 7 बजे, बाकी फिर वही मंडे से जो हमारी वही क्लासेस इवनिंग में होया करेगी ये। ठीक है। मिलते हैं हम कल सुबह 7 बजे, और टेंस के साथ में कि टेंस वाले सेंटेंस को किस तरीके से वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, और उसके साथ में फिर मॉडल जो वाले जो होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो उसको कैसे करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसको कैसे करते हैं ये। ठीक है। नहीं लेट नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस रहता है एक्चुअल में ये। और भी तो बैच है, उनकी भी तो क्लासेस लेनी है मुझे ये। उनकी क्लास तो मैं 5 बजे स्टार्ट करूंगा, तब जाकर उनकी क्लासेज होगी। तो आपके बैच के मैंने 7 बजे फिर भी बहुत सही टाइम रख दिया है। कल के लिए बात है, बाकी फिर वही मंडे से वही हमारा इवनिंग में जो टाइम रहता है वही रहेगा ही।